हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल बाय विवेक सर। इस चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं विवेक कुमार गुप्ता। हम इस चैनल से जुड़ रहे हैं कि ताकि हमारी पढ़ाई कंटिन्यूटी में चलती रहे, हम एक दूसरे से रूबरू होते रहें पढ़ाई के संदर्भ में। पिछली बार हमने जब स्टडी की थी तो हमने जो टॉपिक उठाया था वो था रिवोल्ट ऑफ 1557 और उसमें हमने जाना था कि उस रिवोल्ट के कारण क्या है। कारण में हमने बातें की थी, राजनीतिक कारण की, सामाजिक कारण की, आर्थिक कारण की, ऐसे कारणों पर चर्चा की थी और तात्कालिक कारण की चर्चा की थी। उसके बाद हमने बताया था कि कैसे ये उद्भव हुआ। आपके कलकत्ता की बैरकपुर छावनी से ये रिवोल्ट की पहली एक छोटी सी घटना आती है। वास्तविक रिवोल्ट शुरू होता है 10 मई 1857 में। उसके बाद मैंने बताया कि कैसे ये विद्रोह का प्रसार लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मेरठ, झांसी, फैजाबाद, रोहिलखंड, जगदीशपुर, अहुआ जैसी रियासतों में होता चला गया। इवन देन दूर दराज के असम जैसे क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि इस विद्रोह के असफल होने के कारण क्या रहे। तो बात होगी असफलता के कारण। तो याद रखिएगा, असफल होने के कारण रहे हैं, कई कारण रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों की हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला कारण कहा जाए तो असफलता का कारण यह है कि इसका क्षेत्र सीमित था। क्या कह सकते हैं आप? सीमित क्षेत्र था। यह उत्तर भारत में ही सीमित रहा और खास बात है कि दक्षिण भारत इससे अछूता रहा है। इवन पंजाब जैसे क्षेत्रों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, मद्रास ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो भारत जैसे एक बड़े देश को देखते हुए छोटे क्षेत्र में रहा, इसलिए इसकी असफलता का एक कारण बनता है। अगर पूरा भारत शामिल होता तो कहानी कुछ और ही होती। दूसरा जो कारण उसमें देख सकते हैं असफलता का कारण है, यहां पर राजा एवं नवाबों का पूर्ण सहयोग ना मिलना। आपने देखा होगा कि पूर्ण सहयोग राजाओं और नवाबों का नहीं मिला। कुछ रियासतों ने ही पार्टिसिपेट किया, कुछ जमींदारों ने ही पार्टिसिपेट किया। आपने देखा होगा कि जैसे बड़ौदा के राजाओं, जैसे कि सिंधिया जैसे राजाओं ने इनमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इस पर कहीं ने कहा भी था कि अगर ये राजा शामिल होते तो हमें अगले दिन ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ता। कहीं ना कहीं इन लोगों ने सपोर्ट किया है, कुछ अन्य लोगों ने भी सपोर्ट किया, जिसके कारण इस विद्रोह में सफलता नहीं मिली। तीसरी बात अगर आप कह सकते हैं तो नेतृत्व का अभाव दिखता है। अंग्रेजों की तरफ जहां एक से एक उच्च योग्य नेतृत्व करता है, हमारी तरफ शायद उतनी उच्च योग्य नेतृत्व करता नहीं है। दूसरी बात है कि इनमें आपस में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, जुड़ नहीं पा रहे हैं और एक एकल नेतृत्व न हो पाने के कारण इसकी असफलता की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। दूसरी बात कही जाए तो एक खास कारण और आता है, वो है कम संसाधन। एक तरफ जहां अंग्रेज बहुत संसाधन पूर्ण लोग हैं, एक तरफ उनके पास अच्छी राइफल्स हैं, अच्छी तोपें हैं, दूसरी तरफ अगर रेलवे जैसी चीजें हैं, तीसरी है तार व्यवस्था, जिसके कारण एक जगह की खबरें दूसरी जगह पहुंच रही हैं, सैनिक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, यानी वो कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं अच्छी तरह नेतृत्व में। हमारे पास इन सीमित संसाधनों के कारण हमारी सफल होने में बहुत ही कमी रह गई, या कहें हम सफल नहीं हो पाए। दूसरी बात हम करते हैं, एक कम संसाधन की बात होती है, उसके बाद शिक्षित वर्ग या मध्यम वर्ग का सहयोग नहीं मिला। शिक्षित वर्ग ने सहयोग नहीं दिया। अगर वो शिक्षित वर्ग सहयोग करता तो शायद हम इस क्रांति की भावना को जनमानस तक ज्यादा पहुंचा पाते। जनमानस तक वो क्रांति नहीं पहुंच पाई। यही मुख्य बिंदु असफलता के कारण पड़ते हैं। इधर एक कारण और का जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है, वो हो सकता है अंग्रेजों के लिए अनुकूल समय। इस समय विदेशों में क्रीमिया के जो वार हैं, क्रीमिया वार समाप्त हो चुका है, तो जाहिर है अंग्रेजों को विदेशों में जो अपनी सेना लगाई थी वो भारत लगा सके, और भारतीय राजा विदेशों से सहयोग हासिल करने में शायद सफल नहीं हो पाए। इन्हीं कारणों से ये 1857 का संग्राम या कहें विद्रोह सफल नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं कारण की बात। हम चर्चा करते हैं कि इस विद्रोह का स्वरूप क्या रहा, इस विद्रोह की प्रकृति क्या रही, नेचर क्या रहा, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रकृति रही विद्रोह की। तो विद्रोह की प्रकृति देखने के लिए उस पर कई प्रश्न भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो लॉरेंस
सीले और ट्रेवेलियन, ये जो इतिहासकार हैं उनका मानना है यह विद्रोह सैनिक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? सैनिक विद्रोह। तो अगर एग्जाम में आना कि किसने कहा इसे सैनिक विद्रोह, तो आप बता देंगे लॉरेंस सीले और ट्रेवेलियन ने कहा। सैनिक विद्रोह इस दृष्टि में कहा है, इनका कहना था कि सेना में कुछ सैनिक असंतोष थे, कुछ सैनिकों में संतोष था, जिन कुछ में गुस्सा था, तो उन सैनिकों ने सिर्फ विद्रोह किया है, इसमें जनता का कोई समर्थन नहीं हासिल हुआ है, राजाओं को उन्होंने बरगला दिया है, इस कारण वो विद्रोह में शामिल हो गए। वास्तव में एक ये सैनिक विद्रोह है, उससे बड़ी कोई बात नहीं है, ये बात कही गई है। दूसरी तरफ एक तरफ और है एल.ई. रीज जैसे इतिहासकार। पूछा गया किसने कहा है? एल.ई. रीज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह कहा है। यानी कि धर्म के अंधभक्त लोगों ने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे, अपनी कमियां स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तो उस धर्म से जुड़े हुए, खास धर्म से जुड़े हुए लोगों ने ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है, ये बात कही जाती है। वही हम एक तरफ आप बात करते हैं टी आर होम्स ने इसे बर्बरता एवं सभ्यता का संघर्ष कहा है। बर्बरता एवं सभ्यता का संघर्ष कहा है। उनका मानना था कि हम अंग्रेज जो सभ्य लोग थे और जो भारतीय जो बर्बर लोग थे, तो अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते हैं, तो इन बर्बर लोगों ने सभ्य लोगों के विरुद्ध संघर्ष कर दिया है। यहां पर वो बर्बर बता रहे हैं भारतीयों को और सभ्य बता रहे हैं, मालूम है किसको? सभ्य बता रहे हैं अंग्रेजों को। तो ये बात कही गई है। दूसरी तरफ इन बातों के अलावा भी अगर हम एक बात कहें तो कुछ और भी विद्रोह दृष्टि नजर आती है, जैसे कि बेंजामिन डिज़रायली। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, आपने सुना होगा ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वहां भी दो हाउस है, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य हैं बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसे स्वतंत्रता संघर्ष या राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और यही बात आपके भारत में पहली बार कही है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीडी सावरकर भी कहते हैं। वीडी सावरकर ने कहा है इसे कि यह भी एक सैनिक विद्रोह था। वीडी सावरकर पर एक प्रश्न आता है कि कौन पहला व्यक्ति था जिसने ये राष्ट्रीय विद्रोह शब्द कॉइन किया, या पहली बार इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष या राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो आपको आंसर देना है वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर की जो एक पुस्तक है वो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है। और उस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक को जरूर याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछी जाती है कि किसने कहा था। ये पुस्तक लिखिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि, और इसमें भी लोगों का कहना है कि इस विद्रोह को अंग्रेज कहे जरूर सैनिक विद्रोह है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये विद्रोह भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। नॉर्थ का क्षेत्र ही खुद में इतना बड़ा क्षेत्र है कि उसमें यूरोप के 8-10 कंट्री आ जाएंगे। देखा जाए तो राजा और नवाब भी शामिल हैं, हिंदू मुस्लिम भी शामिल होकर लड़ रहे हैं, और एक तरफ देखा जाए तो आम जनता भी शामिल है। उसका उदाहरण देखता है कि लखनऊ में रेजिडेंसी को नष्ट कर देना जनता ने सैनिकों के साथ मिलकर नष्ट कर दी है, राजाओं के साथ मिलकर नष्ट कर दिया। तो इस दृष्टि से जहां यूरोपियन हिस्टोरियंस यूरोप में एक छोटे से यूरोप में कोई घटना होती है उसे क्रांति का नाम देते हैं, वहां ये भारत के विद्रोह को अंडर एस्टिमेट करते हुए जानबूझकर इसे एक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। इसीलिए कहा गया कि विद्रोह नहीं, अगर इसके फैलाव को देखा जाए, लोगों को शामिल होने को देखा जाए, तो इसे स्वतंत्रता का संघर्ष कहना ज्यादा उपयुक्त नजर आता है। तो ये थी आपके 1857 की क्रांति के विद्रोह के क्या स्वरूप रहा। आगे हम चर्चा करते हैं कि इस विद्रोह के क्या परिणाम रहे, क्या प्रभाव रहे। तो पहले हम प्रश्न की दर से देखते हैं। तो पहला जो परिणाम रहा है या पहला प्रभाव रहा है कि इस विद्रोह के कारण भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक शासन कर रही थी उसकी शासन सत्ता समाप्त कर दी गई।
और उसमें कई चेंजेस लाए गए। इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। तो आपसे कभी भी पूछा जाए परिणाम क्या रहा तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड। भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू हुआ। अब इसके द्वारा सबसे बड़ी बात ये 1858 का जब अधिनियम लागू हुआ तो चेंजेस आए। क्या चेंज आया? एक प्रश्न और पूछा जाता है परीक्षाओं में, क्या हुआ? सत्ता जो थी, पावर जो है वो ट्रांसफर हो गई। किसको? पावर ट्रांसफर हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को। क्राउन का मतलब यहां ताज पर है, यानी कि अब एक प्राइवेट कंपनी यहां पर शासन नहीं करेगी, अब यहां पर शासन करेगी कौन? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश का क्राउन, वहां पर जो राजा या महाराजा बैठे हुए हैं। तीसरी बात देखें तो सेना में जो परिवर्तन लाया गया, तो सेना में जो पहले भारतीयों का और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात हुआ करता था 1.5, उसे भी कन्वर्ट करके कर दिया गया 1.2। यानी अब भारतीय सैनिक 2 रहेंगे तो उस पर एक अंग्रेज सैनिक रहेगा। पहले क्या थे? 5 रहते थे भारतीय सैनिक और एक अंग्रेज सैनिक। इवन देन एक काम और किया गया कि सैनिकों में जो पहले अवध और बंगाल से भर्ती हुआ करती थी, अवध और बंगाल की तरफ से सैनिकों की भर्तियों को कम किया गया है, लेस किया गया है। और यहां पर नेपाली, गोरखा और पंजाबी सैनिकों की बढ़ोतरी की गई है ताकि ये भारत अंग्रेजों का सहयोग कर सके। तो गोरखों की बात कही गई है। एक खास बात और देखी जाए कि अंग्रेजों ने जो सामाजिक परिवर्तन की नीति, अब रूढ़िवादी हो गए हैं, सामाजिक परिवर्तन छोड़ दिया है, यानी जो वो समाज सुधार के कार्य करते थे उन्होंने स्थगित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सामाजिक कारण ही विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो परिणाम में एक खास बात और आती है कि अंग्रेजों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से भारतीय राजाओं को के विरुद्ध नीति बदल दी है। नीति बदली है राजाओं के पक्ष में, नीति बदल दी है राजाओं के पक्ष में। अब राजाओं के जो राज्य हैं उन्हें अपने राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मिलाने से मना कर दिया है ताकि राजाओं का सहयोग हासिल किया जा सके। और ऐसा इन्होंने बड़ौदा के मामले में और ग्वालियर के सिंधिया घराने के मामले में साफ साफ देखा था। तो ये परिणाम, ये नीतियां रही हैं और इस तरह अंग्रेजों ने भारत में 1857 की क्रांति को असफल कर दिया है। यहीं पर एक दो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, आगे चर्चा करते हैं प्रश्नों की। आगे हम चर्चा करते हैं कुछ मिश्रित प्रश्नों की, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की। जैसे कि एक सिंपल सी बात आ जाती है कि मैंने आपसे कहा था कि मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, तो आपसे कभी कभी एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे। बहुत सिंपल सा प्रश्न। हम लोग डीप प्रश्न कभी कभी एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम्स में खासकर डीप प्रश्न के संदर्भ में रहते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत साधारण पूछ लिए जाते हैं। और वो था कि मंगल पांडे कहाँ के थे, तो मंगल पांडे थे आपके बलिया जिले के। बलिया जिले आप जानते हैं कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आपने सुना होगा बलिया जिले के ही एक प्रधानमंत्री भी रहे हमारे, चंद्रशेखर जी, नाम सुना होगा आपने। तो बलिया जिले के मंगल पांडे थे। एक प्रश्न और आता था कि वो मशहूर शायर 1857 के विद्रोह के समय कौन था और उस समय उसकी वो कहां पर था। तो याद रखिएगा वो मशहूर उर्दू के शायर थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के बारे में याद रखिएगा, वो विद्रोह के समय कहां थे, तो वो थे आपके दिल्ली में विद्रोह के समय थे। वो एक तरीके से दिल्ली के विद्रोह के गवाह है। दूसरी बात, हम यहां पर एक कुछ किताबों की भी बात करना चाहेंगे। जैसे कि एक बात आती है राय आरसी मजूमदार जी की। आरसी मजूमदार एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। आरसी मजूमदार जी ने भारत के लिए 1857 की क्रांति के बारे में एक बड़ा फेमस कमेंट दिया है जो एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। इन्होंने विद्रोह को कहा है, इस विद्रोह को कहा है ना तो ये प्रथम था, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात उन्होंने कही है। दूसरी बात, यहीं पर एक राइटर और आते हैं, एक जिनका नाम था एसएन सिंह। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाई 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे।
तो एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं, प्रारंभ में आरसी मजूमदार जी को सरकारी इतिहासकार के रूप में अपॉइंट किया गया, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर सरकारी इतिहासकार का रोल प्ले किया है एसएन सेन ने। तो ये सरकारी इतिहासकार हैं एसएन सेन, और इन्होंने अपनी जो किताब लिखी है उसका नाम है 1857। और इस किताब में इन्होंने कहा है कि 1857 का जो विद्रोह है वो गर्मी की आंधी की तरह शुरू हुआ था, बिल्कुल तेजी से और अचानक। ये स्टेटमेंट इनका फेमस है कि जो मेरठ की क्रांति थी वो क्या थी, गर्मी की एक आंधी की तरह थी। आरसी मजूमदार जी की किताब मुझे याद आ रही, बड़ी फेमस है, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। आपको याद रखना कि किताब किसकी है, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, वो है आरसी मजूमदार जी की। यहीं पर एक किताब मुझे और आ रही है, याद, उसका नाम था पूरन चंद्र जोशी की किताब है, पूरन चंद्र जोशी की किताब है द रिबेलियन ऑफ 1857, आ सिंपोजियम, यह किताब रही है। आई थिंक इतने प्रश्न जो मैंने लिखा है वो आपकी परीक्षा की से बहुत महत्वपूर्ण है। जो चर्चा हुई, चर्चाओं के दौरान जो प्रश्न आए हैं वो आपके एग्जाम की तरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तब आप जान पाएंगे जब आप पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे। बिना पुराने प्रश्न पत्र देखे आप क्या प्रश्न है, क्या पैटर्न है, उन्हें जानना उपयुक्त नहीं रहेगा। और इसके लिए आप क्या करेंगे कि बहुत पुराने नहीं, सिर्फ 2-3 साल पुराने, 4 साल पुराने प्रश्न पत्र पर नजर फरमाएं। आज के लिए सिर्फ चर्चा इतनी है। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही इसे आगे ले जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।